हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने मेरे से कहा था कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जो बार बार एनसीईआरटी के, और जैसी आपने वीडियो पिछली बनाई थी तो सेम ऐसी वीडियो में दोबारा से लेकर आया हूं जिसमें हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। साथ में एक दो क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी के भी उठाए हुए हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि देखिए, पहला ही क्वेश्चन है पॉइंट के स्थानीय मान वाला। अब कुछ बच्चों को पॉइंट का स्थानीय मान नहीं आता, वो बार बार गलत कर देते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें स्थानीय मान जो पढ़ा है वो अलग टाइप का है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये दशमलव है। दशमलव से पहले हमारे पास क्या नंबर है, ये है। तो इसमें यदि मैं आपसे 7 का स्थानीय मान पूछूं तो 7 का स्थानीय मान यहां पर कितना हो गया, 700। ये यहां पर इस वाली 7 का स्थानीय मान है, और दूसरी जो 7 है इसका स्थानीय मान क्या है। दूसरी वाली जो 7 है इसका स्थानीय मान देखिए यहां पर है, इसका मतलब है इससे पहले कुछ भी नहीं है ना। तो यहां पे आ जाएगी 0, यहां पर 7, यहां पर 0। तो दूसरी वाली जो 7 है ये वाली, इसका स्थानीय मान ये होगा 0.070, ये स्थानीय मान होगा दूसरी वाली 7 का। इन दोनों का अंतर पूछा है, पहले वाले 7 का और दूसरे वाले 7 का, तो 0। और यहां पर क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो यहां पर कुछ नहीं है, 0 है। तो हम यहां से हासिल लेंगे, जब यहां से हासिल लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3। यहां पर कुछ नहीं है तो 9 बचा। यहां से तुमने एक इधर हासिल ले लिया तो यहां 700 में एक इधर चला गया तो कितने बचे, 699। तो हमारा आंसर हो जाएगा 699.930, है ना। ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये 0 की वैल्यू कितनी है, देखिए पॉइंट के बाद आप कितनी 0 लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हमारा आंसर निसंदेह ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करूं। अगर बच्चों को हमें एरिया सिखाना है, क्षेत्रफल निकालना, चाहे वो वृत्त का एरिया हो, चाहे वो स्क्वायर का एरिया हो, चाहे वो रेक्टेंगल का एरिया हो, तो ये एरिया हमें बच्चों को निकालना सिखाना है। तो हमें बच्चों को क्या सिखाना होगा, देखिए क्षेत्रफल की अवधारणा को सिखाना है शुरू से ही। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को बिना कारों की आकृति का क्षेत्रफल। देखिए बिना आकृति के बच्चे नहीं समझते, गलत बात है। आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाओगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करोगे। देखिए सूत्र का प्रयोग बताने से नहीं होता, ये गलत है। आप तो फॉर्मूला रटवा रहे हैं उसको, तो ये तो गलत हो जाएगा। इकाई वर्ग की गणन सहायता में आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना इकाई वर्ग में, तो केवल 2 में 2 की गुणा करी। सपोज करिए मेरे पास स्क्वायर है, 2 में 2 की गुणा करी, बच्चों ने बताया 4, लेकिन आपने इकाई निकाल लिया, 2.5 सैकड़ा कौन निकालेगा। आप क्या करेंगे, पहले आप बच्चे को हथेली बताएंगे, आप, है ना। कोई आपत्ति, कोई नोटबुक, आपत्ति से सेंस यहां पर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे बच्चा ये कहे सर ये क्या है, ये कौन है ना। ये आपका सिलेंडर शेप है जिसमें बच्चा अपने प्रश्न लेकर आए, है ना। और नोटबुक आ दिया आपने, बच्चे को कोई नोटबुक दिखाई तो आप बच्चे को बताओगे देखिए नोटबुक जो है वो रेक्टेंगल एरिया होता है, और जो डाइस होती है उसका घन का एरिया है, इसमें एक साइड स्क्वायर बनता है। तो इस तरह से बच्चों की आप अवधारणा को विकसित करेंगे वस्तुओं की सहायता से। आकृति का क्षेत्रफल में तुलना करना सिखाएंगे आप बच्चों को, क्योंकि हर चीज का क्षेत्रफल केवल एक ही फॉर्मूले से नहीं होता, सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। पेडोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप इसको। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए एक वृत्त है, पीएफ एक वृत्त की जीवा है। तो देखिए कोई भी वृत्त की, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या किसे किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या इसे कहते हैं कि जो हमारा केंद्र है, केंद्र से परिधि पर जाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये हमारी है 13, ठीक। और हमें क्या दे रखा है इन्होंने, है ना, ये त्रिज्या दे रखी है 13, हमें वृत्त की जीवा दे रखी है 10। देखिए वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, परिधि से परिधि पर जाने वाली कोई भी रेखा जीवा कहलाती है। ये हमें दे रखी है इन्होंने 10, और हमसे इन्होंने क्या पूछ लिया है, वृत्त की जीवा पर डाले गए लंब पूछ लिया, ये पूछ लिया हमसे x की वैल्यू। तो आपको मैं यहां पर एक सिंपल ये बना देता हूं, देखिए ये 13 है, ये 10 है, ये पूछ लिया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि देखिए वैसे भी ये पूरी जीवा है ना, ये जीवा की पूरी लंबाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जीवा पर हम लंब डालेंगे, यहां। तो 10 का आधे कितने रह गए, 5 रह जाएंगे यहाँ पर। भाई 5 में 2 जगह बांटोगे ना आप इसको। तो मैं यहाँ पर दूसरा बना लेता हूं एक और, ये हमारा हो गया 13, ये हमारा हो गया 5, ये पूछा गया है। क्योंकि 10 तो पूरा हो जाएगा, हमसे तो लंब पूछा है, हमसे पूरी त्रिज्या नहीं पूछी। तो ये इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमसे नहीं पूछा गया।
है ना। मैं आपको ये डायग्राम दोबारा से ही समझा देता हूं ताकि आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाए कि सवाल में पूछा क्या गया है, और क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए कहीं से ही बनकर आ सकता है। ये हमारे पास हमें त्रिज्या दे रखी है इन्होंने 13 और यहां पर हमें एक जीवा दे रखी है 10। तो जीवा पर अगर हम कोई लंब डालें तो ये जीवा 10 की यहां आधी कितनी रह जाएगी, 5 5 2 हिस्सों में बट गई, और ये पूछा है x, तो मैं कह सकता हूं ये 13 ये 5 है। अब हमें कुछ नहीं करना, हम इसको ए सी बी कर सकते हैं। इसका मतलब है ए सी का स्क्वायर कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय आपने देखा होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी है हमारा 13 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर है ना, और यहां पर आ जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर इधर आकर इसमें से घट जाएगा, 5 का स्क्वायर घट जाएगा, इधर हमारा बचेगा ए बी का स्क्वायर। 13 13 हम 169 में से 25 गए तो ये बचे 144 अंडर रूट में, यहाँ हमारी वैल्यू आ गई ए बी की। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी होगी 12। अब आप सोचेंगे कुछ बच्चे कि सर इसकी आप कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह का सवाल आए, त्रिज्या लंबाई 10 है तो ज्यादातर जीवा की लंबाई 10 है तो ये 5 हो गया, और जहां भी सवाल में मोस्टली 13 और 5 होता है ना, तीसरा आंसर 12 ही होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय में जो बच्चे सवाल करते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यदि कोई राशि 5%, देखिए मेरे साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई राशि 5% की ब्याज पर लिया गया 6 साल के लिए, 2600 रुपए की राशि है, तो राशि क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं राशि क्या है। राशि यहां पर किसको कहा गया है, राशि यहां पर कहा गया है मिश्र धन को। राशि यहां पर किसको कहा गया है, राशि कहा गया है मिश्र धन को। अब राशि अगर मिश्र धन को कहा गया है तो इसका मतलब है मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन उसे कहते हैं जहां ब्याज में मूलधन भी जुड़ा हुआ हो। अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें राशि दे रखी है ना कि ब्याज। बच्चे क्या करेंगे, इसको ब्याज समझ लेंगे, गलत कर देंगे। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, इसका फॉर्मूला है। देखिए आपने देखा ही होगा कि जो ब्याज बराबर होता है वो होता है मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है ना, बराबर साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज में से हमें क्या घटाना है, हमें मूलधन घटाना है, तभी तो हमारी राशि निकल कर आएगी, क्योंकि ब्याज में मूलधन भी शामिल होता है, ब्याज के साथ साथ मूलधन भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमें प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, पी आर हमें पता है, दर कितनी दे रखी है 5%, समय कितना दे रखा है 6 साल दे रखा है समय, बटे 100, और बराबर साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें इन्होंने 2600 रुपए। लेकिन इस 2600 रुपए में क्या शामिल कर रखा है इन्होंने, मूलधन भी शामिल है इस 2600 रुपए में। अब हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं, देखिए ये पी की वैल्यू है, पी मतलब प्रिंसिपल, हमें ये इन्होंने पूछा है, तो हम 5 से इसे काट सकते हैं 20 बार, 5 से 20 बार कट गया 100, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार है ना, 3 से है ना, 3 से अभी मत काटो इसे, 3 को अभी खड़ा रहने दो। 3 की मल्टीप्लाई पी में करोगे तो कितना आ जाएगा 3p, और 10 की मल्टीप्लाई 26 में करोगे तो 26,000 माइनस 10p, 10p इधर आकर कितना हो गया 13, और ये आ गया 26,000। आपको पता ही है 13 दूनी 26 होते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपए आ गई। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी, निसंकोच ही। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल दे दिया है, हल्का सा, ज्यादा नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक घूमते हुए समतल दर्पण में आपतित कोण दे रखा है 60 डिग्री का और परावर्तन पूछा है। देखिए आपतित कोण का दुगना होता है परावर्तन कोण, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार साइंस के क्वेश्चन छुपे हुए मैथ में आ जाते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक कांच की एक छड़ को रेशम में रगड़ते हैं, कांच की एक छड़ को अगर रेशम पर रगड़ें, मतलब ये कांच का गिलास है, हम इसे किसी उस पर रगड़ें, किस पर, रेशम पर, तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा आवेश उत्पन्न होगा धन आवेश, पॉजिटिव है ना। ये साइंस और मैथ दोनों को मिलाकर दे दिया है। निम्नलिखित में से अ धातु को में कौन सा द्रव होता है। देखिए अ धातुओं में ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। ओजोन जो है वो, ओजोन कैसी गैस है, ओजोन अगर हम ओजोन की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो देखिए ऐसा हमको ये दिखाई देगा। ओजोन जो है वो क्या है, ओजोन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक अपरूप है ओजोन, ऑक्सीजन का एक अपरूप। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है पृष्ठीय तनाव का। ये पृष्ठीय तनाव किसे कहते हैं, जैसे कोई आसमान से कोई बूंद गिरी, उस बूंद को जब हवा की चोट लगती है
तो हवा के दबाव से बूंद इस तरह से बन जाती है गोलीय। तो इसी को पृष्ठीय तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसका मतलब है पृष्ठीय तनाव। तो ये कह रहे हैं जल के गुणों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव का। वर्षा की बूंद को गोलीय आकार जो देता है उसका पृष्ठीय तनाव देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने साइंस वाले बच्चों को खुश करने के लिए 2-3 सवाल इसमें रख दिए हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको ईवीएस में भी आ सकते हैं, आप ये मत सोचिए साइंस के क्वेश्चन है। तो हरे फल को कृत्रिम रंग से पकाने के लिए अगर आप कोई भी फल को किसी गैस से पकाओगे तो ये गैस होगी एसिटिलीन। आंसर आ जाएगा हमारा एसिटिलीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको जगह दी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।